तो गाइस एक और मानवा के साथ में आ चुका हूँ और इस बार मैं वीडियो को जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। और तुम लोगों से मेरी गुजारिश है, तुम लोगों ने अभी तक मेरे 500 सब्सक्राइबर करा दिए हैं। मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कि तुम लोग इस नंबर को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर में बदल दो। और उसके साथ ही अगर तुम लोग स्टूडेंट हो और तुम लोगों को फ्री में पैसे कमाने हैं तो तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, ये एकदम फ्री होगा, एक बार ट्राई करके देखो। अगर तुम्हारा 1 भी रुपये लगे तो तुम उसी समय मेरा चैनल अनसब्सक्राइब और उसके बाद से मेरा टेलीग्राम चैनल भी छोड़ सकते हो। चलो ठीक है, जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया। हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मानवा की स्टार्टिंग में हमें किंग्सवान कॉन्टिनेंट युकुआ के अंदर क्वांग सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। एक बंदा दूसरे बंदे से बात करते हुए कहता है, क्या तुमने सुना है जो वूजी सेक्ट का एक डिसाइपल था उसे हमारी सिटी में देखा गया है। सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है जो वो डिसाइपल है वो डिमोनिक पाथ का यूज करता है अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, और उसे लिविंग बिंग थिंग्स का ब्लड और फ्लेश चाहिए रहता है अपनी कल्टीवेशन को करने के लिए। तभी एक बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है जो राइटियस कल्टीवेटर है वो उस आदमी को जल्दी पकड़ लेंगे। उन्होंने वूजी सेक्ट को तो पूरा खत्म कर ही दिया है। और ये सारी बातें वो बंदा सुन रहा होता है जो कि वूजी सेक्ट का डिसाइपल होता है, और यही बंदा हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है। और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अब यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। सच में उन लोगों ने मुझे 1 साल से परेशान कर रखा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो हमें बताता है कि उसका यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेशन हुआ है, मतलब कि वो अपनी दुनिया से हमारी दुनिया से उस दुनिया में गया है। मरने के बाद जब वो किंग्सवान कॉन्टिनेंट में आया था उसके पास कोई भी नहीं था, ना उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड था, ना ही उसके कोई कनेक्शन थे। वो अपनी मेहनत से अपनी कल्टीवेशन से थोड़ी बहुत आगे तक पहुंचा ही था, तभी बहुत सारे कांड हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंचा था, उसके बाद ही बस एक कदम और आगे बढ़ाना था उसे। उसके बाद वो वूजी सेक्ट का इनर डिसाइपल बन जाता। लेकिन तभी वहाँ के फर्स्ट इंसेक्टर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यानी कि उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर 5 मेजर सेक्टों ने मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया और पूरे वूजी सेक्ट को खत्म कर दिया। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों को मार दिया, और जितने भी लोग बचे उनमें से कुछ लोग भाग गए और कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया। उन भागने वाले लोगों में से हमारा एक मेन कैरेक्टर भी था जो कि बच के वहाँ से आ गया था। पर वो बच तो गया था लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे लिविंग बिंग थिंग्स का यूज करना था अपनी कल्टीवेशन करने के लिए, और वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के रखा हुआ था। लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि एक और सर्वाइवल जो कि बचा हुआ है वूजी सेक्ट से, जिसने की एक छोटे मोटे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, तो वो उस बंदे से मिल लेता है और उससे मदद मांगता है। वो बंदा उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसी बंदे के सामने आया हुआ था। वो बंदा कहता है ब्रदर चू युआन, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर नाम युआन है। वो कहता है ब्रदर युआन आप फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं और आपकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। युआन उससे कहता है क्या मैंने तुमसे जो आइटम मंगाया था तुम वो लेकर आए हो। वो कहता है हाँ सीनियर ब्रदर, आप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं आपका सामान तो लेके आया हूँ, लेकिन सच में आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है कि आप अभी भी हमारे सेक्ट की टेक्निक का यूज कर रहे हो। अगर उन 5 मेजर सेक्टों को पता चल गया कि मैं आपके लिए ये ब्लड बीस्ट पिल लेकर आया हूँ तो सच में वो लोग हमें मार सकते हैं। पर जुआन उससे कहता है मुझे पता है वो जो 5 मेजर सेक्ट है वो सच में बहुत ज्यादा बेकार है। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बेकार के चार्जेस लगा दिया और हमारे पूरे सेक्ट को खत्म कर दिया। क्या मतलब है कि हम डिमोनिक आर्ट्स का यूज करते थे, अगर हम डिमोनिक आर्ट का यूज नहीं भी करते तो भी वो हमारे सेक्ट को पूरे का पूरा खत्म कर देते। पर उसका जूनियर ब्रदर कहता है ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन सब चीजों के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता, जो भी हुआ बड़े हुआ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये पिल बहुत ज्यादा मुश्किल से मुझे मिली है और इसे ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। तभी जुआन उसे पोटली भरकर कुछ देने लगता है और कहता है तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करता हूँ। ये डीमन बीस्ट ब्लड पिल्स मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके कारण मैं अपनी वापिस से अच्छी कंडीशन में आ जाऊंगा। ये कुछ 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्ट्रॉन है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसके साथ ही उसे बहुत सारी चीजें गलत महसूस होने लगती हैं और उसके कानों को कुछ बातें सुनाई जाती हैं। वहाँ पर लोग बात कर रहे थे, वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे जो वूजी सेक्ट जिसे डिमोनिक सेक्ट अब इन लोगों ने बना दिया है, उस डिमोनिक सेक्ट का एक बंदा जो कि बचा हुआ था वो अब 5 मेजर सेक्टों के साथ मिलकर उन लोगों को पकड़ने की मदद कर रहा है, मतलब उन लोगों को पकड़ने में मदद कर रहा है। ये सब सुनकर जो युवान होता वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो बहुत सारी चीजें अपने दिमाग के अंदर सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद ही वो अपने जूनियर ब्रदर से कहता है कि मुझे और भी ब्लड स्पिरिट पिल चाहिए, क्या तुम उन्हें मेरे लिए ला सकते हो।
वो कहता है कि हाँ मेरे पास और हैं, लेकिन मैं उन्हें आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो कल्टीवेटर्स को हीलिंग करने के लिए काम आती हैं। और उसके साथ ही वो उससे दूसरा सवाल पूछने लगता है। वो पूछता है क्या आपने अंकल लू और दूसरे लोगों को ढूंढ लिया है? लेकिन जुआन सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है मुझे उसका जवाब दो, तुम मुझसे क्वेश्चन मत पूछो। तभी वो बंदा गुस्से में आते हुए कहता है कि जो ब्लड स्पिरिट पिल है वो सच में बहुत ज्यादा महंगी है सीनियर ब्रदर, आपको क्या लगता है कि मैं उन्हें अफोर्ड भी कर सकता हूँ क्या? अगर आप मुझे अंकल ल्यू के पास लेकर चले जाते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि वो मेरी प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो मैं उन्हें, अगर आप मुझे अंकल ल्यू के पास लेकर जाते हैं और वो मेरी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं तो मैं आपको वो पिल फ्री में लाकर दे दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मुझे एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन दे दीजिए, मैं आपको वो पिल दे दूंगा। तभी जुआन उससे कहता है चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ये लो। वो उसे एक मिडिल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन दे देता है और कहता है हाँ इसमें थोड़ा रिस्क है पर मुझे ये सब चलेगा। और वो लोग बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। तभी उन सब में से एक बूढ़ा आदमी कहता है चलो ठीक है, आज तो मजा ही आने वाला है, हम आज एक बहुत ज्यादा बड़ी मछली पकड़ने वाले हैं, अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो इसके द्वारा हम इसके और भी लोगों को पकड़ लेंगे। भाई लोग यहाँ पे बारिश हो रही है और बादल बहुत ज्यादा गरज रहे हैं, तो तुम लोग बैकग्राउंड में आई हुई नॉइज को इग्नोर करना। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक घर का सीन जिसके बाहर बहुत सारे लोग पहरा देकर खड़े हुए थे, यानी नजर रखे हुए थे। और उस घर के अंदर जुआन और उसका जूनियर ब्रदर होता है। उसका जूनियर ब्रदर उससे कहता है सच में सीनियर ब्रदर ये बहुत ज्यादा अच्छी जगह है छुपने के लिए, अंडरग्राउंड टनल, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके साथ ही वो उससे पूछता है और हमें कितना दूर तक चलना होगा? जुआन उससे कहता है कि हम बस पहुंच ही गए, अगर सच में तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है जूनियर ब्रदर तो चलो ठीक है, हम बहुत ज्यादा जल्दी अभी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और इसके साथ ही वो एक इवल हंसी देते हुए उससे ये सारी बातें कह रहा होता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। उस घर के दरवाजों को तोड़ते हुए एक बंदा बाहर आके गिरता है। ऑफ कोर्स ये उसका जूनियर ब्रदर होता है जिसका नाम लियांग होता है। लियांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सारे लोग उसके पास आते हैं। लियांग उससे कहता है कि फटाफट जो चूजुआन है वो उस घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे है, उसे जाकर पकड़ लो, उसे भागने मत देना। वो सारे लोग ये बात सुनकर भागकर जाने लगते हैं उस घर के अंदर उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें एक डेड बॉडी दिखती है। उसके साथ ही वो डिसाइपल चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक डेड बॉडी है। जैसे ही वो मास्टर उस डेड बॉडी को ध्यान से देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो लियांग है, इसका मतलब जो बाहर था वो जुआन था, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, हम उसे भागने नहीं दे सकते। लेकिन उसके साथ ही जुआन तो जुआन है, वो वहाँ से भाग जाता है। वो कुआंगी सिटी के बाहर पहुँच चुका था जहाँ पर वो अपने मास्क को निकालते हुए कह रहा होता है सच में जो टेम्परेरी लेदर ह्यूमन मास्क होता है वो सच में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आज इसने ही मेरी जान बचाई है, चलो ठीक है। और इसके साथ ही वो अपनी बहुत सारी बातें सोचता है और कहता है कि अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी डिमोनिक पाथ पर ही चलूंगा, इसका अंजाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे युआन एक गुफा के अंदर आ चुका था और वो कह रहा होता है कि आज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा दिन था, मैंने उस गद्दार लियांग की स्पिरिचुअल पावर को तो पूरा अपने अंदर चूस ही लिया, उसके साथ ही मैंने उसकी सारी की सारी चीजों को अपना बना लिया है। उसके साथ ही वो लियांग के उस डब्बे के अंदर रखी हुई चीजों को चेक करने लगता है। उसके अंदर से वो एक मिरर टाइप चीज को निकालता है और कहता है ये मुझे वुजी सेक्ट के ट्रेजर के अंदर का एक ट्रेजर लग रहा है। सच में लियांग तो बहुत ज्यादा बड़ा गद्दार था। और वो उस आईने के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगता है। जैसे ही उस आईने के अंदर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल देता है उसके साथ ही वो आईना बहुत ज्यादा तेज ग्लो करने लगता है। और उस आईने के अंदर वो कुछ चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है वहाँ पर अर्थ का सीन, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसे देखने में तो ये एकदम एपोकलिप्ट वर्ल्ड की तरह लग रहा है, किसी मूवी की तरह जिसे कि मैंने देखी थी जब मैं मरा नहीं था तब। और इसके साथ ही वो उस आईने के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और युआन उस आईने के अंदर जाने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही युआन उस आईने के अंदर पहुंच जाता है और उस वर्ल्ड को देखते हुए वो कहता है कि ये सच में मेरा ओरिजिनल वर्ल्ड है। लेकिन इसके साथ ये क्या हुआ, क्या यहाँ पर वॉर हुई थी या फिर यहाँ पर एक महामारी फैल गई थी, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। और वो आसपास देखने लगता है, किसी सर्वाइवर को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बंदा बैठा हुआ मिल जाता है। वो उस बंदे के पास जाने लगता है और कहता है फाइनली मैंने एक सर्वाइवर को ढूंढ लिया है। लेकिन जैसे ही वो बंदा पीछे देखता है वो एक ज़ॉम्बी होता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जुआन अपनी पावर से उन लोगों को मारने लगता है। वो अपने हाथ के अंदर
अंदर से एक ब्लड स्टील वायर को बाहर निकलता है जो कि उसके डिमोनिक पाथ का हिस्सा थी, जिसके साथ ही वो वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन सबको मार देता है। और उसका जो ब्लड वायर होता है जिसका नाम इंसेक्ट ब्लड होता है वो उन ज़ॉम्बीज के पास जाने लगता है और उसे इशारा करता है, जिससे देखकर जुआन कहता है क्या तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो ये ज़ॉम्बी है, मैं इनसे भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, क्या ऐसा है? तो वो वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज को कल्टीवेट कर लेता है और उसके साथ ही उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है और उसे ये पावर एक एवरेज ह्यूमन की कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा लग रही होती है। मतलब कि जब वो एक एवरेज ह्यूमन को कल्टीवेट करता है उसके मुकाबले ये पावर बहुत ज्यादा थी। उसके साथ ही वो तैयार हो जाता है अब यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए और वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे के सारे जुआन के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर जुआन अपने मन में कहता है अब ये पूरी की पूरी सिटी या मैं कहूँ ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे लिए एक रिसोर्स का हिस्सा बन चुका है, यानी रिसोर्स का पुल बन चुका है। इसके अंदर से मैं अब सारी की सारी अपनी कल्टीवेशन को कर सकता हूँ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा इविल स्माइल के साथ वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और उनको कल्टीवेट करने लगता है और वो कहता है अब फाइनली मैं अपनी डेमोनिक कल्टीवेशन को पूरा कर पाऊंगा। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जुआन ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया था और वो कहता है कि थोड़े से टाइम के अंदर ही मैंने अपने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मैं QI रिफाइनिंग के 4th स्टेज से 5th स्टेज तक आ चुका हूँ। ये जगह सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, एक ट्रेजर की तरह है। जो कि डिमोनिक कल्टीवेशन करता है उसके लिए सच में ये एक ट्रेजर है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है, कैसा रहेगा मैं इन सारे लोगों को एक यीन कोप में बदल दूं, यानी कि अपने कंट्रोल में कर इनसे काम कराऊं। और वो और ज़ॉम्बीज की तरफ देखता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। पर उन सारे ज़ॉम्बीज की जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है और उसे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए थी जो कि उसकी एनर्जी को अपने अंदर कंट्रोल कर सके। और यही सारी चीजें सोचते हुए बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है चलो कोई बात नहीं, अब से ये प्लेस मेरे लिए एक टेम्पररी बेस है और अब मुझे और भी टारगेट ढूंढना चाहिए, मैं किन लोगों को मार सकता हूँ। और हम देखते हैं कहीं और का सीन जहाँ पर एक बंदा जो कि अभी भी जिंदा होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि टाइगर ब्रो प्लीज मेरी मदद करो और मुझे बचा लो, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं जितनी देर तक ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करूंगा तुम मुझे उसका इनाम दोगे और जैसे ज़ॉम्बी मेरे ज्यादा पास आ जाएंगे तुम मुझे बचाने के लिए आ जाओगे। मेरी मदर मेरी सिस्टर उनको मेरी जरूरत है, मैं यहीं पर नहीं मर सकता। पर तभी वो बंदा कहता है तुम सच में कितने ज्यादा बेकार हो और कितने ज्यादा बेवकूफ हो और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बताना भूल गया जो तुम्हारी मदर है वो पहले ही कल मर चुकी है। और तुम्हें कैसे लगा था कि मैं एक 60 साल की बुढ़िया के ऊपर लिंकवांग गैंग की रिसोर्सेज को वेस्ट करूंगा। ये बात सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हैरान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की, तुम ये क्या कह रहे हो। और वो बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी और तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रख लूंगा। और वो बंदा वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। जैसे ही वो वहाँ से भागते हुए जा रहा था तभी उसकी नजर किसी पे पड़ती है और वो कोई और नहीं वो जुआन होता है, जिसे देखकर वो बंदा वहीं पर रुक जाता है और अपने नाइफ को पकड़ लेता है। जुआन अपनी जगह से बाहर आते हुए उससे कहता है तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और वो बंदा सोच रहा होता है कि इस बंदे की जो आउटफिट है वो सच में कितनी ज्यादा स्ट्रेंज है, मैंने आज से पहले ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी भी नहीं सुना है डोंगू सिटी के अंदर, इसका क्या मतलब है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। और जुआन उससे कहता है कि मेरा मतलब है तुम्हारे जो फिजिक्स है वो सच में बहुत ज्यादा गुड है और तुम एकदम परफेक्ट हो मार्शल आर्ट को रिफाइनिंग करने के लिए और मेरा गुलाम बनने के लिए। मैं तुम्हें सच में एक बहुत अच्छा सर्वेंट बनाऊंगा। और ये बात सुनकर उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा स्पीड में उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जुआन उसके वेपन को बहुत ही ज्यादा आसानी से तोड़ देता है अपने ब्लड इंसेक्ट की मदद से। वो बंदा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घुटनों पर आ जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है आखिरकार कोई पर्सन ऐसे इंसेक्ट को अपने अंदर रखकर ऐसे कैसे जिंदा रह सकता है और आखिरकार ये है क्या, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसका मैच कभी कर ही नहीं सकता। और तभी वो बंदा बहुत ज्यादा पोलाइट होते हुए कहता है मेरा जो ब्रदर इन लो हो जाओ होंग वो लिंकवांग गैंग का लीडर है, मैं तुम्हें उससे कह दूंगा वो तुम्हें एक सप्लाई ऑफ बैग दे देगा, मतलब एक बैग भर के सप्लाई दे देगा। पर उसकी ये सारी बातें सुनकर जो जुआन होता है वो कहता है क्या लिंकवांग गैंग आखिरकार ये है क्या। तभी वो बंदा घबराते हुए कहता है क्या तुम्हें लिंकवांग गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डोंगू सिटी के अंदर और जो मेरा ब्रदर इन लो जाओ होंगे वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो कि एक ट्रांसिडेंट है और वो मुझसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जुआंग उससे कहता है कि अगर वो बंदा तुमसे मात्र 10 गुना
इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि एक मोर्टल, तुम्हारे जैसा एक मोर्टल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसके साथ ही वो अपने ब्लड इंसेक्ट को उस बंदे की तरफ भेज देता है और ब्लड इंसेक्ट उसको पूरा अपने अंदर जकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एकदम से कोल्ड्रोन आ जाता है, पता नहीं मतलब पहले से लाया होगा उसने, हाँ छोड़ो। और वो उस कोल्ड्रोन के अंदर उसे डालने के लिए लेके आ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने वाला हूँ, मैं तुम्हें एक जिंदा ज़ॉम्बी में बदलने वाला हूँ, जिससे कि तुम बस मेरी ही बात मानोगे। वो बंदा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो कहता है रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मारने की कोशिश मत करो। पर तभी जुआन उससे कहता है क्या तुमने थोड़ी देर पहले नहीं कहा था उस बंदे थे कि अगर हमें इस दुनिया में सरवाइव करना है तो हमें जो मन चाहा वो करना पड़ेगा, और वैसे भी मैं तुम जैसे बेकार इंसान को अगर मार भी देता हूँ तो इससे मेरे कर्मा को कुछ भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। और वो उस बंदे को उस कोल्ड्रोन के अंदर डाल देता है और उस कोल्ड्रोन के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल लोचा होने लगता है। और 3 दिन बाद आज फाइनली वो दिन आ चुका था जब वो बंदा एक कॉर्प बनकर बाहर निकलता उस कोल्ड्रोन के अंदर से, जिसे देखकर जुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा फर्स्ट कॉर्प रिफाइनमेंट इतना ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो चुका है। उसके साथ ही जुआन अपने हाथ के ऊपर एक टावर लेकर आ जाता है, पता नहीं इसका क्या यूज है, जिसका नाम लो ग्रेड मैजिकल टूल होता है, जो कि सिंपली भाषा में तुम इसे कॉर्प नेचुरिंग टावर भी कह सकते हो, जिसका इस्तेमाल कॉर्प को शायद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है, पता नहीं। उसके साथ ही हमें उस कॉर्प के बारे में बताया जाता है जो कि एक 2nd ग्रेड का कॉर्प होता है, जिसे देखकर युआन कहता है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। 2nd ग्रेड का कॉर्प अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत पिल्स का यूज करता हूँ तो यह मिड टियर तक पहुंच जाएगा और इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा काम का बन चुका होगा। और तभी वो उस कॉर्प को एक ऑर्डर देता है। वो कहता है सोल्जर, मैं तुम्हारा नाम आज से जियाओसी रखूंगा, बाहर जाओ और मेरे लिए ज़ॉम्बी के मांस को कलेक्ट कर लेकर आओ। और वो कॉर्प बिना कुछ सोचे समझे वहां से बाहर निकल जाता है और ज़ॉम्बीज को पकड़ने लगता है, ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इधर जुआन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, वो बोल रहा था अब मुझे बिल्कुल भी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, मेरा कॉर्प वहां पर जितने भी इस मॉल के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज है उन सबको मारकर मेरे पास लेकर आ जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो कॉर्प सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार मार कर एक ट्राली के अंदर भर रहा था और थोड़ी देर बाद ही वो उन सबको जुआन के पास लेकर चले जाता है। जुआन उसे देखकर कहता है वेल डन, तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है और तुम्हारी कल्टीवेशन भी अब बढ़ चुकी है। वो कॉर्प उसके सामने एकदम कुत्ते जैसा रिएक्ट कर रहा था और जुआन उसके सर पर हाथ रख के कहता है कि बस एक बार मैं इन सारे के सारे लोगों का ब्लड चूस लूं, उसके बाद तुम इसमें से बचा हुआ सारा का सारा तुम इस्तेमाल कर लेना। और वो अपने मन के अंदर सोचता है आखिरकार किसने सोचा था कि मेरे जैसा कोई जिसके ऊपर किंग जुआन कॉन्टिनेंट के ऊपर सारे के सारे पावरफुल लोग मुझे मारने के लिए खड़े हैं, आखिरकार मुझ जैसा कमजोर व्यक्ति इस वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, मेरी कमांड से ये दुनिया चल रही है। और वो अपने हाथ में उस मिरर को लेते हुए कहता है कि सच में ये सब इस ब्लड मिरर की वजह से हुआ है, मैं सच में इसका बहुत बड़ा आभारी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस मिरर ने मुझे यहाँ पर लाने के बाद काम करना बंद कर दिया, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ, लेकिन अभी अगर मैं इसके अंदर अपनी एनर्जी डालूं तो शायद ये चालू हो सकता है और मुझे वापिस से किंग जुआन कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंचा दे। लेकिन वहाँ पर जैसे ही मैं जाऊंगा वो सारे के सारे राइडियस कल्टिवेटर मुझे फिर मारने के लिए आ जाएंगे। अगर कैसा रहेगा मैं इसी जगह पर रहता हूँ और सारे के सारे ज़ॉम्बीज को कल्टीवेट कर लेता हूँ और अपनी स्ट्रेंथ वापिस से हासिल कर लेता हूँ या फिर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ, तो मैं उन सबको अच्छा सबक सिखा पाऊंगा। और ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लड मिरर है ये भी एकदम मेरे जैसा ही है, मतलब कि इस ब्लड मिरर को भी मेरे जैसे किसी की जरूरत थी। अब वो आ चुका है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज को अपनी स्ट्रेंथ में कल्टीवेट कर लेगा और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तभी हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा खड़ा था जो कि बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी एक बंदा उससे पूछता है, मतलब कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे ढूंढकर बता दोगे आखिरकार टेंग हू के साथ क्या हुआ है इस आधे महीने में। वो बंदा बहुत ज्यादा डर चुका था, वो कहता है बॉस, और इसके आगे वो कुछ बोले नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस सिचुएशन थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा वुल्फ था जो कि उसे किसी भी समय मार सकता था और उसका जो बॉस था वो वही था उस बंदे का भाई झाओ होंग। झाओ उससे कहता है कि ये पहले ही
अभी 1 महीना हो चुका है और अभी तक मुझे कोई भी खबर नहीं मिली। तभी वो वुल्फ उस बंदे के ऊपर धाड़ देता है, जिसके कारण वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है बॉस मैं पता लगा लूंगा ब्रदर जू के साथ क्या हुआ, वो बहुत दिनों से गायब हैं। आखिरी बार उन्हें जिया और रनफा मॉल के अंदर देखा गया था, मैं वहीं पर उन्हें जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं और वो एडवांस लेवल के ज़ॉम्बीज हैं, तो मैं उनका सामना नहीं कर सकता। और वैसे भी बॉस ये सब आप मेरे ऊपर नहीं थोप सकते क्योंकि उन ज़ॉम्बीज का सामना बस आप ही कर सकते हो। जोंग आगे उठते हुए आता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती नहीं है और वैसे भी तुम कोई सुपर ह्यूमन नहीं हो। ये बात सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे लग रहा होता है कि अब उसकी जान बच चुकी है और वो उसका थैंक यू करने लगता है, लेकिन तभी वो भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है और जोंग कहता है और वैसे भी जब तुम यूजलेस हो तो मैं एक यूजलेस चीज को अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। इसके साथ ही उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी जोंग अपने पीछे खड़े हुए बंदे से कहता है वो जिंदा है या मर गया है, जाओ और पता लगाओ। इसने कहा है कि वो जिया और रनफा मॉल के अंदर है, तो जाओ वहाँ पर पता लगाओ। और इस बंदे का नाम वेंग बाओ होता है। जरा देखो इस बंदे को, तुम्हें इस बंदे को देखकर किसकी याद आ रही है मुझे बताना जरूर कमेंट में। और इसके साथ ही अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे एक गाड़ी उसी मॉल की तरफ निकल गई होती है और वो वही थे होंग और बाओ, वो दोनों के दोनों उस मॉल की तरफ आ चुके थे। वहाँ पर वो सारे लोग एक चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा कम ज़ॉम्बीज थे, मतलब ना के बराबर ज़ॉम्बी। तभी उनके जो भेड़िया होते हैं वो एक जगह पर जाने लगते हैं भागकर, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भी उनके पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल आने लगती है और वहाँ पर बहुत सारे बैरल रखे हुए थे जिनमें कुछ तो अजीब चीज भरी हुई थी। अब तुम लोगों को पता ही होगा इसमें क्या है। तभी उसका एक भेड़िया ऊपर देखकर चिल्लाने लगता है और जैसे ही वो दोनों के दोनों ऊपर देखते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए टंगे हुए थे, जिसे देखकर होंग कहता है आखिरकार ये किस टाइप का इंसान है, आखिरकार ये है कौन और उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। और बाओ से कहता है क्या इसका मतलब ये है कि जो टेंग हुए वो यहीं पर हार चुका है और वो भी मर गया है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। होंग बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार वो ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी ही क्यों ना हो, आखिर कोई भी क्यों ना हो वो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी ये सब किया है मैं उन सबको मार दूंगा। पर हम इधर कैंगजुआन कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जुआन फिर से आ चुका था। जुआन जैसे ही उस वर्ल्ड में एंट्री लेता है अपने स्वेग के साथ, तभी उसका स्वेग चकना चूर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वही सारे के सारे राइटियर सेक्ट के लोग खड़े हुए थे। वो सारे लोग उसे देखकर कहते हैं जुआन फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया, आखिरकार तुम हमसे पिछली बार बचने में कामयाब रहे थे पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भागने देंगे। लेकिन और जुआन उन लोगों को देखकर कहता है कि जरा देखो तुम लोग फाउंडेशन के 5th लेवल पर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सच में मार सकते हो। वो सारे के सारे लोग फॉर्मेशन बनाकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी जुआन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने मन के अंदर कहता है चलो ठीक है अब मुझे तो अपनी पावर दिखाने दो, आखिरकार जो मेरी ब्लड स्टील थ्रेड है वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और वो तुरंत ही अपने 1-2 हमले के साथ ही उन लोगों को अपने ब्लड इंसेक्ट के अंदर बांध देता है, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिरकार तुमने 3 दिन के अंदर कैसे 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिसे सुनकर जुआन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या 3 दिन? ब्लड मिरर वर्ल्ड के अंदर मुझे पूरा का पूरा 1 महीना लग चुका है, इसका मतलब कि ब्लड मिरर वर्ल्ड के अंदर और कैंगजुआन कॉन्टिनेंट के अंदर टाइम का बहुत बड़ा गैप है। ये सारी चीजें सोचने के बाद जुआन उन लोगों से पूछता है चलो मुझे बताओ क्या तुम्हारे जो अंकल हैं जो कि फाउंडेशन स्टेबलाइज मतलब कि इससे थोड़ी सी ज्यादा लेवल है उनकी, वो पूछते हैं क्या वो भी किसी और रेनफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, पर वो लोगों से कुछ भी नहीं कहते। तो जुआन अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और उनको और ज्यादा टाइट कस के पकड़ने लगता है, जिसके कारण वो सारे के सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जुआन उससे कहता है अगर तुम लोग मेरे सवालों का सही सही जवाब दे दे तो मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा आसानी मौत दूंगा। तभी एक बंदा डरते हुए कहता है कि बस हम लोग यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आए थे, ये हमारा ही प्लेन था, यहाँ पर कोई भी नहीं है तुम्हें अम्बूस करने के लिए। ये बस सुनकर वो उन लोगों को आराम से जमीन पर रख देता है, पर वो अभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ता और कहता है अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आने लगती है, मतलब उसने उन लोगों को मार दिया था और उन लोगों के ब्लड एसेंस को भी वो कलेक्ट करने लगता है, यानी कि अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने लगता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो उस गुफा से बाहर आ चुका था। टाउन के अंदर देखते हुए वो कहता है जो ज़ॉम्बी प्लेनेट है उसके अंदर में ब्लड एसेंस को तो आराम से कलेक्ट कर सकता हूँ, पर और भी चीजें हैं जो कि मुझे वहाँ पर करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, जिसके लिए मैं कैंगजुआन कॉन्टिनेंट से बहुत सारा सामान वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ। जब
तक वो ब्लड मिरर अपनी एनर्जी वापस से रिकवर नहीं कर देता तब तक मुझे वो सारी की सारी चीजें इकट्ठा करना होगा। और वो वापस से क्यों ही सिटी के मार्केट के अंदर आ चुका था। मार्केट के अंदर वो चलते चलते बहुत सारी बातें सोच रहा था, तभी उसका ध्यान एक चीज के ऊपर जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है एक तरबूज के ठेले के ऊपर एक अजीब सा सिंबल का पेड़ था, मतलब एक अजीब से सिंबल सा कोई सा फल था, तुम देख सकते हो, जिसे देखकर वो कहता है ये तो वूजी सेक्ट का सिंबल है जिसे कि बोन ग्रास कहते हैं। और वो उस बंदे के पास चले जाता है और उससे बातचीत करने लगता है लेमन के बारे में। और वो थोड़ी देर ऐसी बातचीत करते हैं और जुआन उससे बहुत ज्यादा बहस करने लगता है। तभी जुआन आखिरी में उसे कुछ बोलता है जिसके कारण वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बंदा उसे साइड में लेकर जाने लगता है। वो कहता है चलो ठीक है मेरे साथ वेयर हाउस में आओ, हम लोग वहाँ पर चल के अकेले में बात करते हैं। और वो बंदा जुआन को ग्रीट करने लगता है और कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? बाकी सारे डिसाइपल कहते हैं। जुआन अपने टोपी को नीचे उतारता और कहता है मेरा नाम है चू जुआन, जिसे देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता और कहता है तुम तो सच में सीनियर ब्रदर चू हो, सच में तुम सच में वापिस जिंदा बच चुके हो। मैं भी उसी बेस से हूँ जिस बेस से तुमसे। सीनियर ब्रदर आप भले ही मुझे ना पहचाने पर मैं आपको कैसे पहचान नहीं सकता, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। उसके साथ ही वो लोग आपस में कुछ बातें करते हैं, तभी जुआन उससे मेन मुद्दे की बात करता है। वो कहता है कि मुझे एक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन को खरीदना है, जिसे सुनकर वो मोटा आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें उस फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है। जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर सेक्रीफाइस करने के काम आती है, यानी कि अगर तुम्हें एक पूरी की पूरी सिटी को सेक्रीफाइस करना है तो तुम उस फॉर्मेशन को लगा दो और वो पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। और इससे कल्टीवेटर को बहुत ज्यादा फायदा होता है, यानी जो डिमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आसानी से अपनी लेवल को बहुत ज्यादा अप कर सकते हैं इस फॉर्मेशन की मदद से। और इसके साथ ही जुआन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैं फॉर्मेशन को यहाँ पर नहीं लगा सकता क्योंकि इसे लगाने में टाइम लगता है और इतनी देर में जो राइटियस कल्टीवेटर है वो आके इसे मार सकते हैं। तो वो ये पूरी की पूरी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन उस ज़ॉम्बी प्लेनेट पे लेके जाना चाहता है, जहाँ पे ये उस पूरी की पूरी सिटी को सेक्रीफाइस कर देगा और इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अप हो जाएगी। वो यही सारी चीजें सोच रहा होता है, तभी उसका जूनियर उससे कहता है सीनियर ब्रदर अभी जो 5 राइटियस पाथ के सेक्ट हैं वो हमारे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमारे ट्रेसों को ढूंढ रहे हैं। अगर आप ऐसे में डिमोनिक आर्ट्स का यूज करोगे तो वो आपको पकड़ लेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। पर जुआन उससे बोलता है कि तुम छोड़ो, इसके बारे में चिंता मत करो, ये बताओ तुम्हारे पास वो है या नहीं है। वो कहता है कि हाँ मेरे पास है। और हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे वूजी सेक्ट के लोग बैठे हुए थे, मतलब जो भी वहाँ से बच चुके थे वो सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए थे। वहीं पर एक बंदा जिसका नाम जू मिंग होता है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन होती है, पर वो अपनी फॉर्मेशन जुआन को बेचने से मना कर देता है क्योंकि उन दोनों के बीच में पहले से ही बहुत ज्यादा मुठभेड़ होती आई है। जुआन उसे देखकर अपने मन के अंदर सोचता है मुझे पता ही था अगर ये फॉर्मेशन जू मिंग के पास हुई तो वो मुझे ये कभी भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी मेरे पास इसके लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस चीज है जिसके कारण ये मुझे मना कर ही नहीं पाएगा। और वो अपने पॉकेट से एक छोटी सी थैली को निकालते हुए बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे ही वो चीज वो खोलता है वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लड पर्ल थी जिनकी जरूरत उन लोगों को थी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी कल्टीवेशन पूरी खराब हो जाएगी और वो मारे जाएंगे। और इतनी सारी ब्लड पर्ल्स को देखकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वी हुआ और वो कहता है सच में ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है और सच में ब्रदर चू तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। जूमिंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन फिर भी जो जुआन है मेरे से वो हमेशा एक कदम आगे ही रहता है। और वो गुस्से में आते हुए बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 200 ब्लड पर्ल्स देना होगी। ये सुनकर जुआन उससे बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा लालची बन रहे हो। और वी हुआ भी बोलता है कि ये जो ब्लड फॉर्मेशन है उसकी मार्केट में वैल्यू मात्र 80 ब्लड पर्ल्स है और तुम आखिरकार उससे इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हो। ये सारी बातें सुनकर जूमिंग कहता है मुझे उन सारी चीजों से मतलब नहीं है, अभी बस मैं ही हूँ जिसके पास ये फॉर्मेशन है और तुम मुझसे ही खरीद सकते हो, तुम बाहर से नहीं खरीद सकते। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, अगर नहीं चाहिए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और जुआन उससे कहता है मिंग मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। ब्लड फॉर्मेशन जो तुम्हारे हाथ में है वो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है तुम्हारे लिए जितनी की ये ब्लड पिल्स हैं। अगर तुम इन पिल्स को उपयोग करते हो अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ाते हो तो तुम बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में आ जाओगे और तुम्हें बहुत ज्यादा क्रिटिकल इल भी हो सकता है या तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सारी बात सुनकर जो मिंग होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। वो बोलता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें इसे 80 में ही खरीद लूंगा, 80 पिल मुझे दे दो और ये फॉर्मेशन तुम ले जाओ। लेकिन इतने में ही जुआन बोलता है कि अब ये 60 ब्लड पल्स हो गई हैं, मतलब उसने प्राइस को नीचे गिरा दिया था, जिसे सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि
आखिरकार तुम ये कैसा कर सकते हो, तुम इतनी जल्दी प्राइस को नीचे कैसे गिरा सकते हो। पर जुआन अपने एटीट्यूड में आते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं बेचना तो मत बेचो, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जुआन अपनी पिल्स भरकर वहाँ मुड़ जाता है और वो हंस रहा होता है, लेकिन तभी वो बंदा बोलता है कि रुक जाओ मुझे 2 मिनट सोचने दो। लेकिन जुआन पीछे पलटता है और अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोलता है कि अब जो प्राइस है वो 50 हो चुका है। ये बात सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है चलो ठीक है, तो 50 ही मुझे दे दो, हम ये डील करते हैं। तुम देख सकते हो जुआन कितना ज्यादा शातिर है। वो बोलता है चलो ठीक है, हम लोग अब ये डील डन करते हैं। वो उसे 50 पिल्स दे देता है, उससे वो ब्लड फॉर्मेशन ले लेता है और वो अपने दोनों के दोनों सीनियर और जूनियर ब्रदर को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे पास जो बची हुई पिल्स है मैं इन लोगों को दे देता हूँ, इन लोगों का भी भला हो जाएगा और मैं एक फेवर भी कर दूंगा। और वो बची हुई पिल्स लेकर उनके पास जाता है और कहता है कि ये लो मैं ब्रदर, ये आपके लिए ये पिल्स मैं देना चाहता हूँ इसे, तो कैसा रहेगा आप ये पिल्स मुझसे ले लें और इसके बदले मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन ला के दे दें। यह बात सुनकर उसका जो सीनियर ब्रदर होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें इसके बदले में 30 स्मॉल स्पिरिट स्टोन दे सकता हूँ। वो बोल देता है चलो ठीक है, तो तुम मुझे वो दे दो। और वो लोग ऐसी बात करते हैं और अब जुआन का वहाँ से जाने का समय आ गया था। जुआन वहाँ से बाहर आ जाता है। जुआन वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसका सीनियर ब्रदर उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो, तुम भी यहीं पर रुक जाओ, अंकल लू के प्रोटेक्शन में वो हमें कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। पर जुआन उनकी बातों में नहीं आता, वो मना कर देता। वो बोलता है नहीं, मुझे जाना ही होगा और वैसे भी आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और जैसे वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो चिल्लाते हुए उन्हें रोक देते हैं। और वो लोग कुछ गार्ड होते हैं, उनमें से जो सबसे मेन गार्ड होता है वो कहता है कि हम लोग टेंगेंग सेक्ट के एल्डर के ऑर्डर की वजह से यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को तुम्हारी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करना है। हमें खबर मिली है कि तुम लोग वूजी सेक्ट से रिलेटेड हो या फिर डिमोनिक फॉलोवर हो। ये बात सुनकर वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक QI रिफाइनिंग के 7th लेवल का बंदा होता है जो कि उन लोगों के बस का बिल्कुल भी नहीं था। जुआन उन लोगों को देखकर सोच रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं तो यहाँ पे आराम से भाग सकता हूँ, लेकिन मेरे जो सेक्ट के ये लोग हैं जिनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है वो तो ऐसे ही फंस जाएंगे बेचारे। अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर कुछ करना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर जूमिंग आगे आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये जो टोपी पहनने वाला बंदा है इसका नाम चू जियान है और ये एक डिमोनिक कल्टिवेटर है, इसे पकड़ लो। और इतना कह के वो वहाँ से भाग जाता है। अब जुआन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। जुआन अपनी टोपी बड़ी ही स्टाइल में ऊपर उछालता है और उन लोगों के सामने एक फाइटिंग पोज लेकर खड़ा हो जाता है और वो अपने दोनों सीनियर और जूनियर ब्रदर को कहता है कि यहाँ से तुम लोग भाग जाओ, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो जाते जाते कहते हैं कि बस इन्हें थोड़ी देर संभाल के रखो, हम अंकल चू को जल्दी भेज देंगे। और जो वो सारे के सारे गार्ड होते हैं वो जुआन को चारों साइड से घेर लेते हैं, पर जुआन भी कोई कम नहीं था। वो अपना ब्लड इंसेक्ट बाहर निकालता है, उन लोगों से लड़ने लगता है और जुआन उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दे पा रहा था। वो लोग जुआन के मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही जुआन एक बंदे से लड़ रहा होता है तभी 2 बंदे उसके ऊपर पीछे से हमला कर देते हैं, पर जुआन जियाओ को बाहर निकाल लेता है, यानी कि उसका जो कोर था उसको बाहर निकाल लेता है। वो कोर बाहर निकलते थे उन लोगों को पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा आसानी से मार देता है। अब इस नजारे को देखकर जो इस टीम का लीडर था या जो भी वो बचा हुआ बंदा था वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जियान उससे बोलता है चलो ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी। और इधर वो सारे के सारे लोग अंकल लू के पास पहुंच गए थे। अंकल लू उनसे कहते हैं कि आखिरकार चू जुआन कहाँ पर है, क्या तुम उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए। और इसके साथ ही वो उन लोगों से बोलते हैं कि हाँ मुझे पता, हम सारे के सारे डिमोनिक कल्टिवेटर है और हमारा सेक्ट भी खत्म हो चुका है, तो हम लोग अब एक ही नाव पर सवार हैं। और जो मिंग होता है वो सफाई देने लगता है। वो बोलता है मेरे पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने जुआओ को वहाँ पर छोड़ दिया और उसे फंसाकर हम सारे के सारे यहाँ पर भाग के आ गए। लेकिन अंकल लो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो एक दूसरी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा है, एक फाउंडेशन स्टेबलाइज कल्टिवेटर का ऑरा उन्हें महसूस हो रहा होता है। वो बोल रहे होते हैं कि वो मुझे मेरे लिए यहाँ पर आ रहा है, जिसे सुनकर वो सारे के सारे लोग कहते हैं तो चलिए ठीक है अंकल लू, हम लोग उससे मिलकर लड़ेंगे। पर अंकल लू कहते हैं नहीं, हम लोग उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते अपनी करंट लेवल के साथ, तुम लोगों को मैं बता दूंगी, तुम सारे के सारे लोग यहाँ से भाग कर जाओ और बाईमेंग माउंटेन के ऊपर जाकर छुप जाओ, मैं भी वहीं पर तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। और वो सारे के सारे लोग वहाँ से भाग के जाने लगते हैं। तभी वो कल्टिवेटर भी वहाँ पर आ जाता है अंकल लू से लड़ने के लिए और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर इधर वो सारे के सारे डिसाइपल भाग कर जा रहे होते हैं और भागते भागते भी जो मिंग होता है वो जू की बुराई कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अभी हम आगे जाके देखेंगे जहाँ पर जुआन की लाश पड़ी होगी। और जैसे वो लोग थोड़े आगे जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी लाश पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो कहते हैं क्या इनमें से ही एक जुआंग भी है। पर उन लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि वो वहाँ पर रुककर शोक मनाए। वो लोग सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं और उस माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अंकल लू भी वहाँ
पर आ जाते हैं, जिनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उन्हें भी उस कल्टीवेटर से फाइट करते करते बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे भागकर इनके पास आ गए थे और इसके साथ ही वो सारे के सारे लोग अंकल लू का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। अंकल लू वहाँ पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग उनकी मलम पट्टी करने लगते हैं और उसके साथ ही वो पूछते हैं आखिरकार चूजवान का क्या हुआ, वो तुम्हें मिला क्या नहीं मिला। और चूजवान का सीनियर ब्रदर उन्हें कहता है कि मुझे नहीं पता, हम इतनी ज्यादा भागा दौड़ी में थे कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाए आखिरकार ब्रदर चू कहाँ पर है। पर तभी मिंग बोलता है चूजवान है वो बस 4th लेवल का किया और रिफाइनिंग स्टेज पर है और उसके साथ ही बहुत ज्यादा आम बात है कि उसे उन्होंने मार दिया होगा। ये बात सुनकर वो जो फेटी होता है वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अंकल लो उसकी बात सुनकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता चूजवान को कुछ हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि वो वहाँ से जिंदा बच गया होगा क्योंकि वो इनर सर्किट के अंदर 1 साल से 10th रैंक पर है और उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा एवरेज से ऊपर है, मुझे लगता नहीं है कि वो मरा होगा। और इसके साथ ही वो कहते हैं वे हुआ जब ये सारा का सारा मामला थोड़ा सा शांत हो जाए तो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाना और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ, क्या सच में चूजवान मर चुका है या फिर वो जिंदा है। और हम इधर देखते हैं जो चूजवान होता है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, वो कहता है मेरे पास अब 800 लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है, उसके बाद 2 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है, इसका मतलब मेरी तो चांदी चांदी हो गई। और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके साथ ही उसके पास वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन भी आ चुकी थी जिसके साथ अब वो उस पूरी की पूरी सिटी को रिफाइन करने वाला था और वो अपना मिरर निकाल कर उस सिटी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे वो सिटी के अंदर आता है वो अपने सामने के नजारे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर जितनी भी उसने चीजें इकट्ठा करी थी उन सबको किसी ने जला दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहता है आखिरकार मेरे नाश्ते को किसने जला दिया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, आखिरकार उसको उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, वो बस आया और उसने मेरे सारे के सारे इकट्ठे किए गए सामान को जला दिया, सच में अब तो उसका इसका अंजाम भुगतना होगा। और वो जियाओ को बाहर बुलाता और कहता है जाओ यहाँ पर जितने भी लिविंग पर्सन हो उनसे पूछो या फिर उन्हें पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। और जियाओ वहाँ से निकल जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं और इधर हम देखते हैं वही बंदा जो कि होंग के साथ आया था और उसने पूरे के पूरे जगह को जला दिया था, वही बंदा 2 लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। पर वो दोनों के दोनों लोग बहुत ज्यादा डरे थे। वो उनसे बोलते हैं कि हमें मत मारना, हमें कुछ भी नहीं पता और हमने उस मॉल के अंदर आते जाते किसी को भी नहीं देखा था। और वो बंदा उन दोनों से कहता है जब तुम लोग मेरे कुछ काम के नहीं हो तो तुम लोगों को जिंदा रहने का क्या ही हक है और तुम लोग एकदम यूजलेस हो। लेकिन तभी वो उस लड़की के पास जाता है और कुछ गलत इरादे से उसे देखकर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक चीज फिर भी मेरे काम की है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर जियाओ आ जाता है जिसकी प्रेजेंस को महसूस कर कर वो बंदा भी बहुत ज्यादा डर चुका था। और वो दोनों के दोनों बंदे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं ये तो एक हाई लेवल ज़ॉम्बी है। और वो बंदा जियाओ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता और उससे बोलता है नहीं प्लीज रुक जाओ, मुझे मत मारना। लेकिन उसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है रुको रुको, ये तो टियांगू है, आखिरकार इसके साथ ऐसा किसने करा। और जियाओ चो उसे उठा लेता है और अपने कंधे पर रखकर उसे भाग के जाने लगता है और उसको जुआन के पास लेकर चला जाता है, जिसे देखकर जुआन बहुत ज्यादा इविल स्माइल देता है और कहता है ओह फाइनली तुम वापस आ गए, देखो तुम अपने साथ क्या लेकर आए हो, वाओ। और इसके साथ ही जियाओ चो उसके पास जाकर बैठ जाता है और कुत्ते जैसी हरकत करने लगता है और जुआन भी उसे पेट करने लगता है। और वो बंदा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम ब्रदर हु को कमांड कैसे कर रहे हो। जिसकी बात सुनकर जुआन भी हैरान होता है और पूछता है क्या तुम जियाओ को जानते हो, क्या तुम भी उसी वो स्पिरिट डॉग गैंग से हो, क्या तुम लोगों ने मेरी जगह को जलाया है। वो बंदा डरते हुए बोलता है अगर हाँ मैं कहूँ हाँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे। जुआन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी प्रोवोक करने के लिए नहीं आया था, तुम लोगों ने पहले मुझे प्रोवोक किया है तो चलो ठीक है अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। आखिरकार मैं किसी भी दुनिया में शांति से क्यों नहीं जी पाता हूँ, चलो कोई बात नहीं मैं देखता हूँ आखिरकार ये दुनिया मुझे कितने ज्यादा कॉर्फ को रिफाइन करने देगी। ये बात सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता और बोलता आखिरकार तुम किस कॉर्फ को रिफाइन करने की बात कर रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है। और वो अपनी सोल कैप्चरिंग आईज को ओपन करता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें रिफाइनिंग आराम से कर दूंगा, पर पहले तुम मुझे स्पिरिट डॉग गैंग के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दो। और उस सोल कैप्चरिंग आईज की वजह से जो वो वेंग भाव था वो पूरा उसके कंट्रोल में आ जाता है और वो सारी की सारी बात बताना चालू कर देता है। वो बताता है कि मैं स्पिरिट डॉग गैंग से हूँ और मेरा जो बॉस है जिसका नाम झाओ होंग है मैं उसका सबसे ज्यादा वफादार सबॉर्डिनेट हूँ, हमारा बेस ग्रैंड होटल में है। और वो ऐसी बहुत सारी चीजें बताता है और वो ये भी बताता है कि हम जब यहाँ पर ब्रदरहुड को ढूंढने के लिए आए थे तो हमने तुम्हारे इस पूरी की पूरी प्लेस को जला दिया और बर्बाद कर दिया। जुआन उससे पूछता है कि आखिरकार जो झाओ होंगे वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बंदा बताना चालू करता है। वो कहता है कि वो एक लेवल 5 का ट्रांसीडेंट है, मतलब लेवल 5 का है और उसके बाद से उसने 3 स्पिरिट डॉग को भी
एम कर रखा है जो कि हाइट में बहुत ज्यादा बड़े हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सच में एक ऑर्डिनरी पर्सन से बहुत ज्यादा है। और उसके साथ ही उसकी जो सोल कैप्चरिंग आईज होती है उनका असर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो वो उससे एक आखिरी क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है मुझे ये बताओ, जब तुमने यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी चीजों को जला दिया और तुम लोगों को मारते भी हो, क्या तुम्हें इसका पछतावा हुआ है कभी? पर वेंग बाओ मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये तो वैसे भी आजकल कॉमन चीज हो चुकी है क्योंकि सर्वाइवल के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। और मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। और इसके साथ ही वो अपनी पावर उससे हटा देता है। चलो ठीक है, इसका मतलब कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो। अगर मैं तुम्हें रिफाइनिंग करता हूँ तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वेंग बाओ ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता और कहता आखिरकार अभी मैंने क्या किया? और जो जियाओ होता है उसे उठाकर उसी पोर्ट के अंदर डालने लगता है और उसे डाल देता है। और जुआन झाओंग के बारे में सोचने लगता है और वो वहाँ पर ग्रैंड होटल के पास भी जाके देखता है वहाँ का एरिया कैसा है। और थोड़े टाइम बाद जब वेंग बाओ पूरी तरीके से एक कॉर्प बन गया था और वो उन लोगों से थोड़ी बातें करता है और हंसी मजाक करता है, उसके साथ ही वो सीरियस होते हुए बोलता है चलो ठीक है तो अब हम चलते हैं ग्रैंड होटल। और इधर हमें ग्रैंड होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ की दीवार तोड़कर जुआन और उसके दोनों कोप अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सारे के सारे लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जुआन बाओ को भेजकर वो पूरे के पूरे लोगों को मरवा देता है। बाओ जो कि सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था, वो इंसानों को कपड़े की तरह फाड़ रहा था, वो उन्हें बहुत ज्यादा मार देता है जिससे कि जो बाकी इंसान होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर झाओ होंग अपने और भी मेंबर के साथ आ जाता है, जिसे देखकर जुआन एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है क्या सच में यही वो ट्रांसीडेंट है? इसकी बॉडी सच में लाजवाब है, बस इसमें थोड़ी सी कमी है, मैं उसे पूरा कर दूंगा। अगर मैं इसे एक यीन कोप में बदलता हूँ तो ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा काम का रहेगा। झाओ उससे बोलता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जुआन उससे बोलता है जो मॉल था वो मेरी टेरिटरी थी और तुमने वहाँ पर आके उसे पूरा बर्बाद कर दिया, मैं उसका ही हिसाब जुत्ता करने यहाँ पर आया हूँ। जुआन की ये सारी बातें सुनकर झाओ को बहुत ज्यादा झटका लगता है और वो जुआन की तरफ देखकर कहता है क्या सच में ये जो पूरा का पूरा मॉल था ये इसका था? और सच में इतने कितने ज्यादा क्रूअल तरीके से वहाँ पर सारी हरकतें करी थी। देख के ऐसा लगता है कि ये भी एक ट्रांसीडेंट है। नहीं, ये ट्रांसीडेंट से भी कहीं ज्यादा एक खतरनाक पर्सन है और इसके पास पावर है कि ये ज़ॉम्बी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए वरना मेरी मौत पक्की है। और तभी वो थोड़ा डरते हुए कहता है अच्छा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे उसके लिए माफ कर देना, मेरे लोग तुम्हारे लिए एक नया मॉल बना देंगे। पर जुआन उससे कहता है मैंने सुना है जो डोंगू सिटी है वो आधी से ज्यादा तुम्हारे कब्जे में है और एक मॉल मेरे लिए काफी नहीं होगा। और झाओ उसकी बात सुनकर उससे कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो पर लिमिट में ही मांगना। और जुआन उससे बोलता है मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी गैंग चाहिए, जिसकी बात सुनकर झाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने सारे के सारे जो भी उसके पास पेट होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको जुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। और जैसे ही वो डॉग जुआन के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तभी जुआन के आसपास एक बहुत ज्यादा गोल्डन कलर की शील्ड बन जाती है, जिसके कारण जैसे ही वो वुल्फ या डॉग जो भी होते हैं वो जुआन को काटने जाते हैं तो उनके दांत ही पूरी तरीके से टूट जाते हैं, जिसे देखकर झाओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी बाओ उसके पीछे आ जाता है और उसे बचाने के लिए उसका वुल्फ जैसे ही आगे आता है बाओ उसे एक पंच में बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे ये सब देखने के बाद। और झाओ होंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसने देखा जो वाओ बेंग है वो उसके ऊपर हमला कर रहा है, उसके साथ ही उसका छोटा भाई भी उसके ऊपर हमला कर रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके साथ ही उसके जितने भी ज्यादा डॉग होते हैं वो सारे के सारे जुआन के आगे झुक जाते हैं, यानी कि जुआन को सर मतलब जुआन से डर चुके थे वो लोग। पर वेंग बाओ जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था वो अपने जेब के अंदर हाथ डालता है और उससे कहता है इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। और वो अपने जेब के अंदर से एक पिस्टल को निकाल लेता है और उसके ऊपर शूट करने लगता है। और गोलियां जुआन के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उसका ब्लड स्प्रिट बाहर निकलता है और उन सारी की सारी गोलियों को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और जुआन ने वो सारी की सारी गोली रिफ्लेक्ट कर उसके गैंग वालों के ऊपर चला दी होती है। और जुआन उससे बोलता है क्या यही तुम्हारा आखिरी हमला था? मुझे लगा था ये और भी ज्यादा इम्प्रेसिव होगा। लेकिन तभी झाओ बेंग अपनी गन को नीचे फेंक देता है और उसके आगे झुक जाता है। वो बोलता है पूरी की पूरी स्पिरिट डॉग गैंग अब तुम्हारी हुई, मुझे प्लीज छोड़ दो और मुझे माफ कर दो। और जुआन उसके पास आके उससे कहता है जो स्पिरिट डॉग गैंग है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे हाथ से ले लिया, लेकिन उसके साथ ही तुम्हारी जो बॉडी है वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की है। जिसका मतलब उसने बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था। तुम समझ सकते हो उसने क्या मतलब समझा होगा। और वो कहता है कि मुझे मर्द पसंद नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए मैं कर लूंगा। अब ये बात सुनकर जो जुआन होता है उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है कि मुझे भी लड़के पसंद नहीं, आखिरकार तुमने मेरी बातों का गलत मतलब कैसे निकाल लिया। और वो जियाओ को बोलता है कि चलो ठीक है इसे मेरे लिए बांध दो। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वहाँ पे जितनी की पूरी स्पिरिट डॉग गैंग होती है वो जुआन के सामने झुकी होती है और उसे अपना नया मास्टर बांध
लिया होता है। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर झाओ होंग जुआन को सारी की सारी बातें बता रहा होता है। आखिरकार ये दुनिया किस तरीके से तबाह हुई वो बताता है। 10 साल पहले यहाँ पर एक स्टार एक्सप्लोड हो गया था जिसकी एनर्जी ने सारे के सारे लिविंग बींग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसमें से कई हद तक बहुत सारे लोग सारे के सारे ज़ॉम्बी बन गए। पर एक चमत्कार भी हुआ, उसमें से जितने भी लोग बचे हुए थे धरती पर उन सबको अलग अलग पावर मिलने लगी और सबको उनकी कोर के अकॉर्डिंग पावर मिलने लगी। मतलब कि लोगों को वहाँ पर कोर मिलने लगी थी, किसी के पास 1 कोर, किसी के पास 2 कोर, किसी के पास 9 कोर। और ऐसे ही ये सिस्टम बटा हुआ है। कोर को 1 नंबर से 9 नंबर तक बांटा गया है। और वो बताता है जो डोंगू सिटी है जहाँ पर हम अभी हैं वो बहुत ज्यादा छोटी सिटी है और वो लिंजियान प्रोविंस के अंडर आती है जिसे फ्लेम नेशन कंट्रोल करता है। और इसके साथ ही डोंगू सिटी में 2 पावरफुल टीम्स है। एक टीम जो कि स्प्रिट डॉग गैंग है और दूसरी जिसे हम ब्लैक सोसाइटी कंपनी कहते हैं। और उसके आगे वो बोलता है मुझे जितना भी पता था मैंने सब कुछ बता दिया है और आपको क्या जानने की इच्छा है। अगर मुझे नहीं भी पता होगा फिर भी मैं वो सब पता लगा लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। पर जुआन बोलता है जियाओ बाओ इसे लेके जाओ और मेडिकल बात करा दो। और वो वहाँ पर बैठकर अपनी कोल्ड कॉफी पीने लगता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वाड के ऊपर उड़कर कहीं जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में कुछ लोग एक छत के ऊपर दिखते हैं जो कि ज़ॉम्बी को रोक कर रखे होते हैं। उसमें से एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में ब्रेसलेट था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और वो बूढ़ा आदमी कहता है ये जो स्टेज 3 की कोर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, तुम इसे लो और यहाँ से भाग जाओ, हम इसे खो नहीं सकते। पर तभी उन दोनों में से एक आदमी बोलता है मिस्टर जेंग आप लिंजियान प्रोविंस के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के चीफ हो, हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। और आप चिंता मत करो मैंने पहले ही सिग्नल भेज दिए हैं ब्लैक सोसाइटी कंपनी से, हमें कोई ना कोई यहाँ पर बचाने के लिए आता ही होगा। लेकिन तभी वो सारे के सारे ज़ॉम्बी जिन्हें उन्हें रोक रखा था वो सारे के सारे उन दोनों को धक्का देकर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग उन्हें मारने के लिए जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक तलवार उड़ के आती है और उन लोगों को बचा लेती है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है और जुआन हवा में उड़ के उनके पास आ जाता है। जुआन को देखकर वो सारे के सारे लोग उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। पर जुआन उनसे पूछता है आखिरकार उस बक्से के अंदर क्या है जिसके पीछे सारे के सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। जिसकी बात सुनकर वो दोनों के दोनों बॉडी गार्ड टाइप लोग डिफेंस के पोज में आ जाते हैं। पर वो प्रोफेसर हिचकिचाते हुए बताता है कि एक लेवल 3 का कोर है, एक ज़ॉम्बी बियर का कोर। और जुआन ब्लड इंसेक्ट की मदद से उस बॉक्स को अपने पास बुला लेता और कहता है चलो ठीक है मुझे इसे देखने दो। और प्रोफेसर उससे बोलता है प्लीज इससे हमें छीनना मत क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है, इससे हम रिसर्च कर ऐसे वेपन बना सकते हैं जो कि ज़ॉम्बी को मारने में सक्षम रहेंगे। और जुआन उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो उस कोर को देखता है और अपने मन के अंदर कहता है ओह ये तो एक एनर्जी कोर है पर ये बहुत ज्यादा ही बेकार है, इसके अंदर जो एनर्जी है मैं उसे स्पिरिट स्टोन से कंपेयर करूं तो एक छोटा सा स्पिरिट स्टोन इससे ज्यादा एनर्जी अपने अंदर कंडेंस करके रखता है। और वो उस कोर को फेंक कर प्रोफेसर को दे देता और बोलता है चलो ठीक है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है। जिसे सुनकर वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो दोनों के दोनों बंदे जुआन से पूछते हैं आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, मैं बताऊं तुम्हें, हम लोग लिंजियान प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, लिंजियान आर्मी हमें बचाने के लिए यहाँ पर आई रही होगी, क्या तुम भी वहीं से आए हो। और वो लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही फालतू की बातें करते हैं और जुआन उनसे बोलता है अगर तुम लोग मेरी एक मदद कर देते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को सुरक्षित इस बिल्डिंग से बाहर निकाल दूंगा। जिसे सुनकर वो तीनों के तीनों लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर उससे बोलता है अगर ऐसी बात है हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी एक लिमिट है, अगर तुम जो चीज मुझसे मांगोगे वो मेरी लिमिट के अंदर होगा तो मैं कर दूंगा। पर जुआन उनसे बोलता है तुम लोगों को इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस यहीं पर खड़े रहना है और ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करना है। जिसे सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी जुआन आगे जाता है और उस गेट के ऊपर एक टाली सामान लगा देता है जिसके कारण वो डोर पूरी तरीके से सील हो चुका था। अब कोई भी ज़ॉम्बी उस डोर को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। और वो कहता है तुम लोगों को बस यहीं पर अब थोड़ा इंतजार करना है, अब यहाँ पर कोई भी खतरा तुम्हारे लिए नहीं आएगा। और वो वहां से अपनी तलवार पर उड़कर आगे चले जाता है और ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से लगा देता है। और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उस ट्रांसफॉर्मेशन ने घेर ली होती है। हम देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज भरे होते हैं। और जुआन अपना काम कर फिर से उसी बिल्डिंग पर आ जाता है और उनसे कहता है चलो ठीक है अब टाइम है यहाँ से जाने का। और वो अपना इंसेक्ट बाहर निकाल कर उन तीनों को उसके अंदर लपेट लेता है और वहां से उड़ाकर कहीं और लेके आ जाता है। और वहां से जाने ही वाला होता है तभी प्रोफेसर उससे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। जुआन जाते जाते अपना नाम बता देता है और वो वहां से अपनी तलवार पर बैठकर वहां से उड़ जाता है। और हम इधर देखते हैं वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के पास आ चुका था और उसे वो एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है हम देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज के अंदर से उनकी खून उनके मसल्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे सोख लिए जाते हवा में और वो सारे के सारे जुआन के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर गोल्डन फ्लेवर आ जाते हैं जिसे देखकर
देखकर जुआन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बताता है ये जो गोल्डन फ्लावर ऊपर से गिर रहे हैं इसका मतलब कि वो बस तभी एक्टिवेट होते हैं जब कोई बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी या बहुत ज्यादा हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा रेयर फिनोमिना था और वो खुश होते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता कि चलो ठीक है, जो भी हुआ बढ़िया हुआ, इससे मेरी और ज्यादा पावर बढ़ जाएगी। और वो पूरे तरीके से गोल्डन कलर में ग्लो करने लगता है, मतलब कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और वो कहता है अपने मन के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो जिंदगी है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है और उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल फील हो रहा है। सच में क्या यही है फॉर्चून ब्लेसिंग का इफेक्ट? और इसके साथ ही उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन था या जो भी था वो खत्म हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, जो राइटियस कल्टीवेटर है वो मेरे पास कितने भी आ जाए मैं उन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। और इसके साथ ही हम ब्लैक ब्लेड सोसाइटी कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे एक सोल्जर अपने बॉस से आके कहता है कि मैंने एल्डर जेंग और उनके साथ जो भी थे उन दोनों को भी बचा लिया है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा शक हो रहा है क्योंकि हम जब उस जगह पर गए थे हमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज एकदम मरे हुए मिले थे, मतलब अनगिनत ज़ॉम्बी। मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे पर वो सारे के सारे क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं और बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। पर उसका बॉस कहता है कि वो लोकेशन स्प्रिट डॉग गैंग के हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं है, आखिरकार उन्हें बोल दो, वो ये सब संभाल लेंगे। पर वो बंदा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार जाओ होंग जैसा कोई लेवल 1 ट्रांसिडेंट मेरे साथ कैसे जा सकता है। और हमारी जो ब्लैक ब्लेड सोसाइटी है उसको पूरी को पूरी लिंजियार मिलिट्री का सपोर्ट है, आखिरकार उन जैसे कमजोर हमारे आगे क्या ही है, हम उनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। पर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में पीछे पलटता और उससे कहता है एक बार लिंजियान मिलिट्री को यहाँ पर आ जाने दो, उसके बाद पूरी की पूरी जगह हमारी होगी। और ये जो बंदा होता है वो ब्लैक ब्लेड सोसाइटी का एक मतलब लीडर होता है। पर हम इधर स्पिरिट डॉग गैंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जुआन और वो सारे के सारे डिनर करने के लिए रेडी हो रहे थे और जुआन के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल खाना बना हुआ था और वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा बेकार खाना खाने जा रहे थे। लेकिन तभी जुआन उनसे बोलता है तुम लोग भी आ जाओ, यहीं पर बैठो और मेरे साथ खाना खा लो। जिसे सुनकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, कई तो रोने लगते हैं। और वो सारे के सारे लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी एक बंदा कुछ बॉल जिस चीज को उठा रहा था और उसके हाथों से एक बॉल नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं जैसे वो बॉल फूटती है उसके अंदर से एक कीड़ा बाहर निकलता है और जुआन उन सारे लोगों की तरफ देखकर अपने मन के अंदर सोचता है इन सब के अंदर मैंने एक पॉइजन को प्लांट कर दिया है, इसका मतलब कि अब सारे के सारे लोग मुझे धोखा नहीं दे पाएंगे, मैं पूरा का पूरा सिक्योर हो चुका हूँ। और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, वो एक कमरे के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसने झाओंग को डाला हुआ था उस कूलड्रोन के अंदर। जैसे ही टाइम होता है वो वहां से बाहर निकल जाता है एक पूरे ज़ॉम्बी में बदल कर, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिसे देखकर जुआन बोलता है आखिरकार ये कितना ज्यादा बेहतरीन हो सकता है और इसके जो ज़ॉम्बी जैसे हाथ है वो इसका एक मैजिकल वेपन है। सच में बहुत ज्यादा मजेदार चीज है ये। पर इतने में ही वो ज़ॉम्बी जुआन के आगे आ जाता है उस पर डोमिनेंस दिखाने के लिए, लेकिन तभी जुआन अपनी पावर को अनलीश करता है जिसके कारण वो ज़ॉम्बी पूरी तरीके से डर जाता है और उसके सामने झुक जाता है। हमें बताया जाता है वो लेवल 7 का कॉर्प सोल्जर है जिसके पास एक गोल्डन लाइट स्पेल और बहुत सारी डिवाइन स्ट्रेंथ और बहुत सारी जो है एबिलिटीज हैं। और जुआन उसे एक नया नाम देता है, वो उससे कहता है तुम्हारा नाम आज से जियाओ लोंग है, मतलब लोंग है इसका नाम। और उसे वो कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें अब तुम्हारे फैमिली मेंबर से मिला देता हूँ। वो आता है और उनका इंट्रोडक्शन एक दूसरे से कराता है। और इसके साथ ही हम वहाँ पर नाइट का सीन देखते हैं। एक होटल के पास वही ब्लैक सोसाइटी गैंग का बंदा वहाँ पर नजर रखा हुआ था स्पिरिट गैंग के ऊपर, लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने सामने देखता है हाई लेवल ज़ॉम्बीज, वो भी 3-3, उसके साथ साथ वो कुत्ते। और लोंग की नजर भी उसके ऊपर पड़ जाती है। लोंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी जियाओ उसे रोक लेता है और उसे जुआन की बात याद दिलाने लगता है। जुआन ने उनसे कहा था कि मेरी अनुमति के बिना किसी को भी जान से मत मारना, तुम मत लोगों के ऊपर नजर रखना। और उसके साथ ही वो कुछ भी नहीं करता, वो उस बंदे को छोड़ देता है। वो बंदा फटाफट भाग के वहां से जाने लगता है। और इधर हम देखते हैं जो जुआन होता है वो सारी की सारी पिल्स को कंडेंस कर रहा होता है। इसका मतलब कि उसने जो फॉर्मेशन बनाई थी उससे उसने वो पिल्स बनाई है, सारी की सारी ब्लड पिल्स, वो उनको कंज्यूम कर अपनी एनर्जी को बढ़ा लेता है और ब्रेक थ्रू कर लेता है 7th लेयर ऑफ QI रिफाइनमेंट के लेवल पर। और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है वो कम से कम फाउंडेशन स्टेबलाइजमेंट स्टेज तक तो होगी ही, अब मुझे उस लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए उसकी भी पिल्स बनाना होगी। और इसके साथ ही वो बताता है जब आप फाउंडेशन स्टेबलाइजमेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हो तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कंडेंस एनर्जी को अपने डेंटियन के अंदर भरना पड़ता है और इसमें सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपके पास वो फाउंडेशन स्टेबलाइजमेंट की पिल नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते और मुझे वो पिल्स बनाना होंगी। उन पिल्स को बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होगा जो कि शायद से उसे कैंगजुआन कॉन्टिनेंट में ही मिलेगा। और वो बताता है कि 2 रास्ते होते हैं कल्टीवेशन करने के, या तो आप ये पिल बना लो या फिर बहुत सारे
सारे लिविंग बीइंग्स का सेक्रीफाइस कर एक ब्लड पिल बनाओ जो कि फाउंडेशन स्टेबलाइजमेंट ब्लड पिल होगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा आसानी से उस लेवल तक पहुंचा देगी, पर वो बहुत ज्यादा ही कॉस्टली होती है। मतलब कि उसके लिए उसे बहुत सारी फाउंडेशन लगाना पड़ेंगी और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। इसके साथ ही वो कहता है मुझे सोलफ्लावर को भी कल्टीवेट करना है, और इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई नई जगह ढूंढना पड़ेगी, अपनी स्पेस बढ़ाना पड़ेगी, और मैं उसके बाद सोलफ्लावर को कल्टीवेट कर पाऊंगा। और इसके साथ ही हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं, और वो डॉग से बहुत सारे इंसान जो कि मरे हुए थे उनको खा रहे होते हैं। तभी एक कुत्ता एक कार के ऊपर चढ़कर बहुत ज्यादा हाउल करता है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहाँ पर जुआन कह रहा होता है क्या तुम लोग मुझे बता रहे हो तुम लोगों ने हाईवे के वहाँ पर बहुत बड़े वुल्फ क्लेन को देखा है जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश भी करी थी। चलो ठीक है, हम उसे सबक सिखा के आते हैं। और हम थोड़ी देर बाद ही देखते हैं वो अपने सारे के सारे वुल्फ को अपने टावर के अंदर रखता है और वहाँ से निकल जाता है उस हाईवे की तरफ। हाईवे के पास जाते से वो देखता है जहाँ पर बहुत ज्यादा इंसानों की लाश पड़ी थी। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, तो वो उस तरफ देखता है, लेकिन वहाँ वो और ज्यादा आगे नहीं जाता और वहीं से दूर से ही हमला कर देता है। जिसके साथ ही उसके पास एक भेड़िए का पैर आता है। इसका मतलब वो भेड़िया उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर जो जुआन होता है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन तभी वो सारे के सारे भेड़िए बाहर आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए, और जुआन भी अपने तीनों के तीनों खौफ को बाहर निकाल लेता है उन सबसे लड़ने के लिए। तभी वहाँ पर उन सारे के सारे भेड़ियों का लीडर आ जाता है, जिसे देखकर जुआन कहता है ये तो एक वुल्फ किंग है और ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा मेरी कल्टीवेशन करने के लिए। और वो सारे के सारे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और जुआन भी उस वुल्फ क्लेन के लीडर से लड़ने लगता है। वो लीडर जुआन के ऊपर हमला करता है, पर जुआन बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और एक पंच के साथ ही जुआन उसे ढेर कर देता है उस वुल्फ मॉन्स्टर को। और इधर उन तीनों ने भी पूरे के पूरे वुल्फ क्लेन को खत्म कर दिया था। और जुआन उन तीनों से बोलता है चलो ठीक है, अब तुम इन सारे के सारे वुल्फ को अपने होटल की तरफ लेकर चलो। और हम इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे एक गाड़ी आ रही होती है, उसमें से कुछ बंदे बाहर निकालते हैं और एक बंदा जमीन को देखकर कहता है ये तो किसी गाड़ी के टायर के निशान है। और वो सोच रहा होता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से सारे के सारे भेड़िए कहाँ चले गए। और उसकी जो एबिलिटी होती है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी एबिलिटी होती है। वो किसी भी पेड़ के ऊपर हाथ रखेगा, अपनी एनर्जी डालेगा और उसे उसके अंदर से सब कुछ दिखने लगेगा जो भी वहाँ पर हुआ है 24 घंटे के अंदर, शायद आई थिंक ऐसा ही कुछ है। और वो वहाँ के पेड़ के पास जाता है, वहाँ पे हाथ रखता है और सब कुछ देखने लगता है आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है। उसे सारा का सारा नजारा दिख जाता है वहाँ पर क्या क्या हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो कहता है कि उसने उस वुल्फ किंग को मात्र 2 सेकंड के अंदर ही मार दिया, आखिरकार वो कौन है। और हम इधर जुआन का सीन देखते हैं जो कि कुछ फॉर्मेशन लगा रहा होता है कहीं पर, और हम देखते हैं वहाँ पर सब्जियां भी उगी हुई होती हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसकी फॉर्मेशन लग के कंप्लीट हो जाती है, वो बताता है जो मिस्ट फॉर्मेशन जो मैंने अभी यहाँ पर लगाई है और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर लगा दिया है। इसकी मदद से तुम यहाँ पर सब्जियां उगा पाओगे और उसके साथ ही कल्टीवेशन भी कर पाओगे। ये जो जगह है अब पूरी की पूरी हेवन बन चुकी है, यहाँ पर तुम लोग अच्छे से काम कर सकते हो। और वो सारे के सारे लोग सब्जियों को हवा में उछालते हैं और बोलते हैं बॉस आप तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, और वो उसके नारे लगाने लगते हैं। और जुआन उनको उनके हाल पर छोड़ देता है और इधर कहीं और जाने लगता है। जाते जाते वो सोचता है कि मैंने ये पूरी की पूरी लैंड स्पिरिट डॉग गैंग के नाम कर दिया, अब वो यहाँ पर अपनी फूड सप्लाई को बरकरार रख पाएंगे। और इसके साथ ही वो एक कमरे के अंदर आ जाता है जहाँ पर वही वुल्फ किंग पड़ा होता है और उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर हो रहे होते हैं। और मुझे लगता है यही वो फ्लावर है जिसे कि सोल फ्लावर कहा जाता है। वो कहता है ये जो सोल फ्लावर है अब इनके ऊपर ही मेरा फाउंडेशन स्टेबलाइजमेंट डिपेंड करेगा।